ये लेक्चर नंबर 19 है ना, इसका 20 है। लास्ट टाइम जो है वो हमने लैग्रांज इक्वेशन को प्रूव करके देखा था। ठीक है, आज हमने जो है एक प्रिंसिपल स्टडी करना है जो इसी लैग्रांज इक्वेशंस के साथ ही रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, तो इसको जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन जो है उसका नाम भी दिया जाता है। तो इसकी बड़ी प्रीवियस हिस्ट्री है और एक्चुअली इस प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था लाइट की ट्रैवलिंग से। एक आपने पढ़ा था फर्मेट्स प्रिंसिपल वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर। ठीक है, शेर तो ला रहे हैं कि हाँ पढ़ा था, जैसे बहुत याद है ऐसे करके, बहुत ऐसे शेर लाया जैसे बहुत याद। क्या होता है, चलो हाँ भी औरंगजेब, शेर तो तुम इस तरह ला रहे हो जैसे तुम्हें सारा याद है कि तुम्हें सारा याद है। हाँ भाई, किसी को याद है? अब याद नहीं। तो जो होता है ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल आप करते हैं लीस्ट एक्शन, ठीक है, इसको ये जो फर्मेट प्रिंसिपल है, ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन का भी नाम देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 18th सेंचुरी के अंदर कि ये चेक किया जाए कि लाइट जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बाय नेचर होती हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, तो मसलन आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो आप सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा पाथ ऑफ ट्रैवल मिले कि जो शॉर्टेस्ट हो। ठीक है, बल्कि आप अब इस कॉलेज के अंदर ही अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि ये बाय नेचर है, ये चीज़ जो है आपके अंदर ये बाय नेचर है। ये अल्लाह ताला, नेचर किसको कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते वो इसको नेचर कहते हैं। ठीक है, तो वैसे फिजिक्स नहीं मानती अल्लाह को, ये आपस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स इसको क्या कहती है? नेचर। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के लॉ के अंदर अल्लाह नहीं आता है। तो जो नेचर है, नेचर के अंदर ये चीज़ है कि उसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट पाथ को कवर करे। उसकी हमेशा ये कोशिश होगी कि वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको ट्रैवल करे। आप भी यही कोशिश करेंगे कि अगर आपने यहाँ से गुजरात से इस्लामाबाद जाना था, आप देखेंगे गूगल मैप से कि कौन सा जो है वो शॉर्टेस्ट वे है कि जिसको मैं चूज़ करके, तो शॉर्ट जिसमें मेरा कम से कम वक्त जो है वो लगे और मैं उस जगह पर। तो जितने पार्टिकल्स हैं नेचर के अंदर, लाइट है या और भी जितने पार्टिकल्स हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कवर करें। तो जब 18th सेंचुरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो लाइट के ऊपर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ से फर्मेट प्रिंसिपल निकला था। ठीक है, तो फर्मेट प्रिंसिपल में फर्मेट ने यही बताया था कि लाइट भी लीस्ट एक्शन करती है। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लीस्ट एक्शन का मतलब होता है कम से कम, यानी कि लाइट भी कम से कम पाथ जो है वो ट्रैवल करने की कोशिश करती है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। और ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो है ये इसी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के ऊपर बेस करता है, जो आपको ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल जो है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल करता है
तो वो हमेशा अपनी डेस्टिनेशन तक, जिस डेस्टिनेशन तक उसने पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट रूट जो है उसको इख्तियार करता है। ठीक है, तो यही जो है वो हैमिल्टन प्रिंसिपल है कि यहाँ पर भी आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर भी हम इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के दरमियान है उसको हम चूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली इसको जो है वो अनाउंस किया था, दो पेपर पब्लिश हुए थे। इट इज अनाउंस्ड इन 2 papers published in 1834 and 1835। ठीक है, ये दो पेपर पब्लिश हुए थे 1834 और 1835 के अंदर। तो हैमिल्टन जो है, जिसके नाम पर ये प्रिंसिपल है, हैमिल्टन अनाउंस्ड, तो हैमिल्टन ने इसको अनाउंस किया था, द डायनामिकल प्रिंसिपल को ऑन विच it is possible to base all the mechanics। सारी मैकेनिक्स जो है वो इसके ऊपर बेस है, इस प्रिंसिपल। 1834 से 1835 में ये दो पेपर हैमिल्टन ने पब्लिश किए थे, और पूरी मैकेनिक्स जो अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स इसको कहते हैं, वो सारी की सारी इसके ऊपर बेस करती है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो देख लें आप। इसकी स्टेटमेंट ये है कि ऑन द ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स, जितने भी आपके पास पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं, अलॉन्ग विच ए डायनामिकल सिस्टम, ऑन विच ए डायनामिकल सिस्टम, जिसके ऊपर एक डायनामिकल सिस्टम जो है, अब डायनामिकल सिस्टम का आपको पता है जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, मे मूव फ्रॉम one point to an other point। अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो मूव करे, within a satisfied time interval, sorry, specified time interval। किसी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायनामिकल सिस्टम जाए, और ये कंसिस्टेंट हो किसके साथ, विद कॉन्स्ट्रेंट्स। डायनामिकल सिस्टम है ना, तो उसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट विद कॉन्स्ट्रेंट्स, और ये कंसिस्टेंट हो किसके साथ, कंस्ट्रेंट के साथ। एक डायनामिकल सिस्टम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, उसको बहुत सारे पाथ्स, ऑल पाथ्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, उनमें से मूव कर रहा है।
तो अब जो एक्चुअल पाथ वो फॉलो करेगा, जाहिर बात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, बहुत सारे पाथ को अवेलेबल हैं। अब उसकी नेचर क्या है कि वो उस पाथ को फॉलो करेगा जो मिनिमाइज होगा, यानी कि जो सबसे छोटा पाथ होगा उसको फॉलो करेगा। तो द एक्चुअल पाथ, तो जो एक्चुअल पाथ है फॉलोड, जिसको वो फॉलो करेगा डायनामिकल सिस्टम, इज दैट which minimize the time integral of the difference between the kinetic and potential energies। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स, जितने भी पॉसिबल पाथ अवेलेबल हैं, जब एक डायनामिकल सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है किसी भी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के अंदर, जो कि कंसिस्टेंट है कॉन्स्ट्रेंट से, क्योंकि डायनामिकल सिस्टम है, तो जो एक्चुअल पाथ ये फॉलो करेगा वो मिनिमाइज करेगा किसको? टाइम इंटीग्रल को। अब टाइम इंटीग्रल किस तरह मिनिमाइज होगा? टाइम इंटीग्रल तब भी मिनिमम भाई जब कम से कम पाथ फॉलो करेगा तो कम से कम टाइम लगेगा उसको, ठीक है। जब कम से कम करेगा तो कम से कम टाइम लगेगा। तो फिर इस तरह वो कम से कम यानी कि लीस्ट पाथ को फॉलो करते हुए जो टाइम इंटीग्रल है उसको मिनिमाइज करेगा। और ये टाइम इंटीग्रल आप किसके ऊपर ले रहे हैं? विच इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम लैग्रांजियन का नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। और इसको अगर आप राइट डाउन करें यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, तो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो अगर हम इसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की फॉर्म में राइट डाउन करें तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बिकम्स, तो ये जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा फॉर चेंज, ठीक है, T1 से T2 T माइनस U dt इज इक्वल टू 0। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 कर दें। यहां पर डेल्टा जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? वेरिएशन को। ठीक है, डेल्टा वेरिएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहां पर जो ये इंटीग्रल है T माइनस U का, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ द वेरिएशनल प्रिंसिपल रिक्वायर्स, तो अब ये क्या है? ये वेरिएशनल प्रिंसिपल है जो वेरिएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ओनली दैट the integral of T minus U can be extremum,
कैन बी एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब होता है नॉट नेसेसरली अ मिनिमम। जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम हो, वो मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, नॉट नेसेसरली अ मिनिमम। अब सबसे पहली डिमांड जो इस प्रिंसिपल की है वो ये है कि इसे ये इंटीग्रल जो t माइनस यू का है ये इसके लिए एक्सट्रीमम होना चाहिए। एक्सट्रीमम का मतलब है कि दैट इंटीग्रल कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी मिनिमम की है लेकिन मैक्सिमम भी हो सकता है, इसलिए एक्सट्रीमम का लफ्ज यूज किया है। एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि जिसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ जाए, उसको हम एक्सट्रीमम का नाम देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि एक्सट्रीमम हो, यानी कि मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास एप्लीकेशंस, डायनामिकल एप्लीकेशंस अकर करती हैं, उन मोस्ट ऑफ द डायनामिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये मिनिमम होता है, क्योंकि इसने मिनिमम पाथ जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द डायनामिकल applications it is minimum। तो जो ज्यादातर हमारे पास डायनामिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर ये मिनिमम होता है। तो अब आप जो सपोज करें कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, द काइनेटिक एनर्जी of the particle is expressed, इसको आप एक्सप्रेस करें in fixed rectangular coordinates। फिक्स्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इज ए फंक्शन ऑफ ओनली x dot I, and if the particle comes into the conservative फील्ड, और अगर पार्टिकल जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर आ जाए तो द पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आई। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स आई का फंक्शन बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फिक्स्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो है अगर 1D के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो फिर वो 1/2 mx डॉट स्क्वायर हो जाएगी, y के अंदर है तो y डॉट स्क्वायर हो जाएगी, z के तीनों के अंदर है तो फिर तीनों जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको एक्स आई के ऊपर ले रहे हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में इसको फिक्स किया है। तो अगर इसको एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर फिक्स किया तो टी ऑफ एक्स आई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और यू ऑफ यू एक्स आई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब जो डिफरेंस है इन क्वांटिटीज का, द डिफरेंस ऑफ दीज क्वांटिटीज, तो इन क्वांटिटीज का जो डिफरेंस है वो है L
जिसको लैग्रांजियन कहते हैं, एल टी माइनस यू दैट इज इक्वल टू एल। एल अब फंक्शन है किसका, एक्स डॉट एक्स आई और एक्स आई डॉट का। तो अब ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी ये बिकम आ जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा T1 T2 L XI डॉट dt इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, मैंने वो सिर्फ वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये जो फंक्शन L जो यहाँ पर ये लैग्रांजियन जो अपीयर हो रहा है, इसको मैं वेरिएशन इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। द फंक्शन L कैन बी written as variational integral delta x1 to x2 f yi of x comma yi prime of x x dx। ठीक है, ये मैंने अभी डायरेक्ट इक्वेशन उठाई है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में से। ठीक है, ये अभी हम प्रूव करेंगे इस इक्वेशन को, लेकिन हमने वो जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन की है उस इक्वेशन नंबर 2 की इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की है, इफ वी मेक द ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो लें, यानी कि x जा रहा है t के बराबर, x गोज टू t, ठीक है, अगर x t की तरफ जा रहा है, yi ऑफ x जो है ये xi ऑफ t को जा रहा है, y प्राइम ऑफ i ऑफ x जो है ये xi डॉट ऑफ t को जा रहा है। तो f yi ऑफ x कामा y प्राइम ऑफ x x goes to L xi डॉट। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने की हैं। हाँ। इसके ऊपर इधर ये, ओ भाई ये तो वैसे है, वैसे तुम लोगों पे ना मुझे जब आप इस तरह के सवाल पूछें तो इसका मतलब होता है कि आपको बिल्कुल कोई पता नहीं चल रहा है ये क्या मैथ हो रहा है। उसके ऊपर क्यों आएगा, ये तो मैंने जो है वो वेरिएशन इंटीग्रल लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ये डायरेक्ट उठाई है मैंने वहाँ से इक्वेशन जो है। ठीक है, तो ये वेरिएशन, अब आप देखें कि वो वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने इसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया। ये समझ आ रही है ना कि उसको इसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया, उस इक्वेशन को क्या किया, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको
चेंज किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आप देखें कि जो आयलर लग्रांज इक्वेशन है, द आयलर लग्रांज इक्वेशन, तो जो आयलर लग्रांज इक्वेशन है जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगी इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 को कॉरस्पॉन्ड करेगी, that will be curly L over curly xi minus d over dt curly L over curly x dot is equal to 0। इसको हम कहते हैं, पीछे आपने कैलकुलेट किया, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, या डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ये एक लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है, और जो इसके अंदर ये फंक्शन एल है, द क्वांटिटी एल इज नोन एज लाग्रांजियन function or Lagrangian of a particle। तो ये आपके पास एक लाग्रांज, ये भी कल हमने इसको प्रूव भी किया था, ठीक है। यहाँ पर ये हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से निकाली है, ठीक है। कल जो है वो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल जो है उसको हमने यूज़ किया था। अच्छा, इसके अंदर अब मैं अगर एक एग्जांपल जो है वो इससे रिलेटेड करूँ, बता दूँ इसे, अब आप एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास हमने लाग्रांजियन ऑब्टेन करना है एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। एग्जांपल है लाग्रांजियन ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक 1D यानी कि 1D के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर मूव कर रहा है, उसका करना। तो अब इसके लिए आपको जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज लिखनी पड़ेंगी। तो इस 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर मैं सपोज करूं कि ये कोई m मास है, ये इसकी x0 पोजीशन है, यहां से ये जाता है x मैक्सिमम तक, तो ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो 1D के अंदर अलॉन्ग x जो है वो मूव कर रहा है। तो इसकी जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², 1/2 m dx/dt का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 m x डॉट का स्क्वायर, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है u, दैट इज इक्वल टू 1/2 के x स्क्वायर। तो ये वैल्यूज लाग्रांजियन फंक्शन में रखें तो t माइनस यू, दैट इज इक्वल टू 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के x स्क्वायर। तो ये आप इस सिस्टम का लाग्रांजियन निकल आया। तो अब अगर आपने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो इसके ऊपर फिर वो लाग्रांजियन की इक्वेशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है लाग्रांजियन की।
तो लैग्रांजियन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मैंने यहाँ पर इसको राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखें कि इस पे पहले नंबर पर करली एल ओवर करली एक्स डॉट, करली एल ओवर करली एक्स डॉट, इस इक्वेशन को देखें, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स डॉट तो इसके अंदर है नहीं है, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम एक्स डॉट, फिर इसका ले रहे हैं डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी करली एल ओवर करली एक्स डॉट, तो ये एम एक्स डबल डॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट निकल आया इसका। अब दूसरे नंबर पे आपको चाहिए 1/2 के एक्स स्क्वेयर, यानी कि करली एल ओवर करली एक्स आई, करली एल ओवर करली एक्स आई, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में, तो माइनस के एक्स, ठीक है, और माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस को कॉमन निकाल लूं तो के एक्स प्लस एम एक्स डबल डॉट, माइनस उस तरफ जाके खत्म हो जाएगा, तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये तो वही वाली इक्वेशन निकल आई है जो एफ फिजिकल टाइम में से हम निकालते हैं, वही लैग्रांजियन से निकाल लिया आपने, और बल्कि ज़्यादा आसानी से निकाल लिया, ठीक है। इससे आप ज़्यादा आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इससे रिलेटेड स्टडी करनी है, जिससे हमें ये पता चले कि हम हाउ वी कैन कैलकुलेट द लैग्रांजियन, हम लैग्रांजियन जो है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बता दो इसे। तो अब आपने हैमिल्टन प्रिंसिपल, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, लैग्रांजियन इक्वेशन निकाल के देखिए। नाउ वी हैव टू मूव हेड डाउन द एप्लीकेशंस। ठीक है, एक एग्जांपल एक छोटी सी मैंने करवा दी हुई है, कुछ एग्जांपल जो है वो हम करेंगे, कुछ आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। तो एग्जांपल नंबर 1, मोशन ऑफ ए वन पार्टिकल है आपके पास यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m। तो अब जारी बात है कि ये पार्टिकल जो है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैग्रांजियन पहले एक फंक्शन निकालना पड़ेगा उसका। तो ये पार्टिकल जो है ये 3D के अंदर भी मूव कर सकता है, ठीक है, यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों के अंदर ये मूव कर सकता है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं हम। अगर इसकी मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी T 1/2m
अब मैं इसको लिखने लगा हूं 3D के अंदर काइनेटिक एनर्जी को, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर x, y और z ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसके लिए तीन लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बनेगी इसके लिए। अच्छा, अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, तो इसका u जो है वो 0 के बराबर होगा। तो L जो है इसका t माइनस u यानी कि 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है वो आप इक्वेशन फाइंड करें तो d/dt करली L/करली x डॉट माइनस करली L/करली x इज इक्वल टू 0। इसी तरह d/dt करली L/करली y डॉट माइनस करली L/करली y। सिमिलरली d/dt करली L/करली z डॉट माइनस करली L/करली z दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x, y और z q1, q2, q3 ये मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैं इनकी अलग अलग इक्वेशन जो है उनको राइट डाउन कर सकता हूं। अब आप देखें कि यहां पर इनकी ये निकाल लें आप, अगर करली L/करली x डॉट निकालूं तो ये मेरे पास mx डॉट आएगा, करली L/करली x 0 आएगा। इसी तरह करली t/करली y डॉट मेरे पास my डॉट आएगा और करली t/करली y 0 आएगा। इसी तरह करली t/करली z डॉट मेरे पास mz डॉट आएगा, सॉरी करली l, और करली L/करली z मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, तो अब इनको आप इक्वेशन को पुट करें इसके अंदर इन तीनों में, तो ये क्या आ जाएगा, mx डबल डॉट इज इक्वल टू 0, my डबल डॉट इज इक्वल टू 0, mz डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये किसी फंक्शन qi के बराबर है, यानी कि dt/dt करली t/करली x डॉट माइनस करली t/करली x दैट इज इक्वल टू qx फोर्स के बराबर है, और d/dt करली t/करली y डॉट माइनस करली t/करली y qy के बराबर है, और d/dt करली t/करली z डॉट माइनस करली t/करली z qz के बराबर है। तो ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, qx mx डबल डॉट यानी कि fx, qy my डबल डॉट यानी कि fy, और qz mz डबल डॉट यानी कि fz।
तो ये कौन सी इक्वेशन निकल आई है? ये न्यूटन्स, ओ वेरी गुड, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, अभी मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ।